मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष सोनी फिर आपके सामने आया हूँ। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि एमपी टेट के कुछ क्वेश्चंस जो मैथ्स से रिलेटेड थे और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। देखिए, एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो उसको एज इट इज़ कैसे हल किया जाता है या सरल तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक और यहाँ पे पेपर डाल रहा हूँ और उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भी इसको ये लिंक जो है हमारे अतिरिक्त कोचिंग क्लास की इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठ के इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इसी सेशन में आगे। देखिए, पिछले सेशन में एक क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे इसके पहले वाले पेपर में कि एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलती है और स्टेशन क्यू में उसी दिन 10:28 PM पर पहुंच जाती है, तो उस पर लगने वाला कुल समय क्या होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया था इस प्रकार से कि 8:18 AM पे ये चल रही है। यदि हम एएम से पीएम पर जाते हैं, यदि हम एएम से पीएम पर जाते हैं, जैसा कि प्रश्न में यहाँ पूछा है कि एएम पर थी और पीएम पर पहुँच रही है, तो एएम से पीएम पर जाते हैं तो हमारे 12 घंटे जो हैं वो बीत जाते हैं। ठीक है, तो 8:18 AM से 8:18 PM तक ये 12 घंटे टोटल हो गए। उसके बाद 8:18 के बाद 9:18 1 घंटा और हो गया और 10:18 दो दूसरा घंटा और हो गया, तो 12 और 2 ये टोटल यहाँ पे 14 घंटे हो गए हैं। ठीक है, अब 18 तक तो हम पहुँच गए, 10:18 तक 14 घंटे हो गए। अब 10 मिनट इसको और लगेंगे तो 28 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 घंटे 10 मिनट। ये पिछला क्लास का हमारा क्वेश्चन था जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। इसी से संबंधित हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी प्रकार का ये आ रहा है कि एक रेलगाड़ी 6:14 AM पर चल रही है और अपने गंतव्य पर 13 घंटे और 48 मिनट बाद पहुंच रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया है, बीच में समय दे दिया है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 6:14 AM पर चल रही है और 13 घंटे 48 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंच रही है, तो वह कितने बजे पहुंची। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो सॉल्व करें जल्दी से। इसको देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका। देखिए, एएम से पीएम में बदलना है तो आपको 12 घंटे जोड़ देना है। ठीक है, चलो देखते हैं उसको किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया समय जो है वो कितने बजे चल रही है, 6:14 AM पर वह चल रही है। जैसे मैंने बताया था कि 6:14, अब 6:14 से इसमें क्या हो गया है, 13 घंटे और 48 मिनट हमको जोड़ना है। ठीक है, तो 13 घंटे में पहले हमने क्या कर दिया कि 12 घंटे को जोड़ दिया। ठीक है, 12 घंटे को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6:14 PM। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, एएम से पीएम हो गया। अब 13 घंटे 48 मिनट में से 12 घंटे जुड़ चुके हैं, अब इसमें 1 घंटा और 48 मिनट हमको और जोड़ना है, तो प्लस कर दिया हमने 1 आवर और 48 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 48 मिनट जब हमने इसमें जोड़ा तो क्या हो गया, 4 और 8 12 की 2 हासिल का 1 1 और 4 5 5 और 1 6, ये हो गया 62 और ये 7। अब देखो, ये 7:62 ये हमारा आंसर तो आ रहा है, लेकिन 7:62 कभी होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता, तो हमने को पता है कि 1 मिनट में यहाँ पर क्या होता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। ठीक है, यदि हम ये 60 मिनट को निकाल दें तो वो 1 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमको ये 7:62 जो दिया है इसमें से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7:60 प्लस 2। ठीक है, तो ये 60 जो है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये 1 घंटा बन के यहाँ पर पूरा प्लस हो जाएगा। देखो, ये 1 घंटा यहाँ पर जुड़ रहा है, तो 60 ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 8 घंटे, और यहाँ पर 60 जुड़ गया है तो ये 2 बस बचेगा।
8:02 पर ये पहुंच जाएगी। तो 8:02 PM हमारा सही आंसर हो जाएगा, 8:02 शाम का। ठीक है, आया समझ में। यहाँ क्या करना है, 12 घंटे तो AM से PM बदल गए, फिर 1 घंटा 48 मिनट को जोड़ो तो हमें 7:62 आ गया। अब 62 में जो 60 सेकंड है, 60 मिनट जो है, इसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये 1 घंटा हो जाएगा। तो 7 का क्या हो गया 8, तो बच गया 2 यहाँ पर आ गया। तो ये 8:02 यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये भिन्न और परिमेय संख्या, ठीक है, यह फ्रैक्शन से संबंधित है और संख्या पद्धति में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या जिनका योग -4/5 है, यदि एक संख्या -7/20 हो तो दूसरी क्या होगी। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, -8/20, 5/6, -9/20 और 3/7। तो करिए इसमें क्या करना है क्वेश्चन में। देखें प्रश्न को फिर से पढ़ें। यहाँ पर टोटल योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और एक संख्या दी है, यानी कि पहली संख्या दी गई है। कौन सी संख्या दी गई है, पहली संख्या दी है, दूसरी हमको निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर योग दिया हुआ हमको। ठीक है, दो संख्याओं का योग दिया है, तीसरी हमको निकालना है, दूसरी। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या है, योग है। ये हमको ऐसा दिया हुआ है। पहली संख्या हमको पता है कौन सी है, -7/20, प्लस दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम तो छोड़ दिए हैं। योग कितना दिया है, -4/5। ये पक्षांतर होगा, यहाँ से यहाँ ये चला गया, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर -4/5। अब ये माइनस का 7/20 था, ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 7/20 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है हम, एलसीएम कितना आ गया इसका, 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -16 + 7। देखो 5 चौके 20 और 4 का गुणा ऊपर 4 में हो जाएगा, तो 4 चौके 16, -16 + 7/20। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सीधी सी बात है, इसमें से ये घट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, -9/20। तो हमारा सही आंसर कितना आ गया, -9/20। दिख रहा है सभी को। तो -9/20 हमारा ये सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दो संख्याओं का योग दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो योग में से पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। जब पक्षांतर कर रहे हैं तो हमको चिन्हों का ध्यान रखना है कि चिन्ह किस प्रकार से पलटने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का आ रहा है। यदि दो परिमेय संख्याओं का योग -8 है और एक 15/7 है तो दूसरी क्या होगी, माइनस में 15/7 दिया है। सिंपल इसको भी वैसे ही करेंगे। योग दिया हुआ है, ये योग है, इस योग में से इस संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो -8 में से क्या घटाना है, -15/7। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये क्या हो गया, -8। अब 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं, प्लस 15/7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें हम, एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, 1 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक 7। ठीक है, 7 × 8 कितना हो गया, 56। तो माइनस का 56, ठीक है, प्लस 15। 56 में से 15 गया तो कितना आ गया, माइनस का 41/7। यही हमारा आंसर है। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर योग दिया है -8 और उसमें पहली संख्या दी -15/7, तो दूसरी निकालना है। तो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको निकाल लेना है। अब अगले प्रश्न में यहाँ दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल -14/27 है।
यदि एक संख्या 7/9 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे योग दिया था उसमें से हमने घटाया था, यहाँ गुणनफल दिया है तो उसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 14/27 माइनस में। यदि एक संख्या 7/9 है तो दूसरी क्या होगी? तो इसमें से इसको भाग देते हैं। ठीक है, भाग देने की सिंपल विधि है। शॉर्टकट में तो मैं कर सकता हूँ कि -14/27 भागित भागित क्या हो रहा है? ये 7/9 हो रहा है। अब जब इस प्रकार की कंडीशन बने और भाग हमको देते नहीं बनता है तो इसको क्या करें? इस प्रकार की संख्या में जो यहाँ इस तरफ लिखी होती है आपके दाहिनी तरफ, इसको हम पलट दें और भागित का क्या कर दें? गुणा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पलट के ये हो जाएगा -14/27 और भाग का क्या हो गया? गुणा, गुणित, और ये 7/9 का 9/7। ठीक है, तो ये 7 से कितने बार कट गया? 7 दूनी 14 और 9 तिया 27। तो देखिए फट से आपका आंसर आ गया -2/3। ठीक है, -2/3 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ये पहला आंसर है इसका सही। बन जाएगा सभी से। जब हमको भाग नहीं बनता तो हम इसका क्या कर सकते हैं? गुणा। बस आपको ये ध्यान रखना है इधर की संख्याएं आपको पलट देना है। 7/9 का 9/7 हो जाएगा और भागित का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ रहा है कि इसको इससे भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। करिए इसको फटाक से आप, ये बन जाएगा ऊपर वाला ही जैसा है। भाग का गुणा कर देना है और इस तरफ वाली संख्या को पलट देना है। ठीक है, कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? -8/9। ठीक है, इसमें इसको भाग देना है, किसको देना है? 7/5 को भाग करना है। ठीक, अब भाग करना है तो इसको हमने क्या कर लिया? पलट दिया, गुणा कर दिया। तो -8/9। ठीक है, भाग का होगा गुणित -5/7। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गए, माने प्लस हो गए। अब यहाँ पे 8 पना 40, 8 पंचे 40, क्योंकि कोई कट नहीं रहा है इसलिए हमने गुणा कर दिया। तो 8 पंचे 40 और 9 7 63, तो 40/63 इसका क्या आ गया? सही आंसर आ गया। देखिए कितने सरल सवाल रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि अरे यार हम कैसे भाग देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जब भिन्न में पूछा जाता है तो भाग का गुणा करके और संख्याओं को, अंश को हर और हर को अंश बनाकर हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा ऐसे क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर एक नया सवाल हमको दिख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचना चाहिए। हमको ऐसी संख्या निकालना है जिसमें हम इन किसी भी संख्याओं में से प्रत्येक में भाग दे रहे हैं तो वो 7 शेषफल बनना चाहिए। मतलब कि एक ऐसी संख्या हमको x ज्ञात करनी है जिसमें हम सेपरेट अलग अलग 12 का अगर अलग से भाग दें, 16 का भाग दें, 24 का भाग दें और 36 का भाग दें, तो भाग जब जितने बार भी जाएगा, 4 बार जाए, 5 बार जाए, 6 बार जाए, तो 7 जो है वो हमारा शेषफल बचना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब हमको ये x निकालना है कि ये x कौन सी संख्या होगी जिसमें ये 7 आए। तो सीधी सी बात है कि ये सवाल जो है वो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम से संबंधित है। लघुत्तम समावर्तक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लघुत्तम समावर्तक ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी का भाग चला जाता है। मतलब अगर हम 12, 16, 24, 36 का एलसीएम निकाल लें तो वह संख्या प्राप्त होगी जो पूरी बार इससे भाग लग जाएगी। ठीक है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 16, 24 और 36 का। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए एक शॉर्टकट विधि मैंने बताई थी कि एलसीएम जब भी निकालें हम तो पहले देख लें कि कोई किसी से कट तो नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे 12 से 24 कट रहा है, इसका मतलब 12 यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। अब हमारे पास से बचा 16, 24 और 36। ठीक है, तो इस 36 के पहाड़े में ऐसी एक संख्या होगी जो 24 से भी भाग लग रही होगी और 16 से भी। तो 36 का जब हम पढ़ा पढ़ते हैं तो 36 दूनी क्या हो गया? 72। ठीक है, तो 24 तिया भी 72 होता है, 36 दूनी 72, तो 24 तिया 72, तो ये इससे कट जा रही है। और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल करके देखते हैं कि 36
और 72 का डबल कर दिए तो 144, 144, 36 से भी भाग जाएगा, 24 से भी भाग जाएगा और 16 अट्ठे 144 होता है। इस प्रकार से ये 144 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड थी जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया हुआ। अब हमारा क्या आ गया, एलसीएम 144, यानी यह वह संख्या प्राप्त हो गई जिसमें 12 का, 16 का, 24 का और 36 का पूरी बार भाग चला जाता है। कितने बार चला जा रहा है, पूरी बार भाग चला जा रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसी संख्या बताएं जिसमें 7 शेषफल बचे। अब ये 7 शेषफल कब बचेगा, ये जब बचेगा जब वो रिमेनिंग में हो, और रिमेनिंग में जब होगा जब उसमें हम 7 को जोड़ दें। ठीक है, अब जैसे 12 से ये कट रहा है 144 12 बार, तो 7 प्लस किए तो 7 रिमेनिंग बचा। 16 से ये 8 बार कट रहा है तो 7 प्लस किए तो 7 रिमेनिंग बचा। 24 से ये आपका 6 बार कट रहा है तो 7 रिमेनिंग बचा। 36 से ये अगर 4 बार कट रहा है तो 7 रिमेनिंग बच गया। इस प्रकार से ये 7 को हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो जो एलसीएम आया उसमें 7 को प्लस कर देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144 प्लस 7, तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा 151। ये आपका सही आंसर होगा। देखो यहाँ ऑप्शन में आपको 144 दिख रहा है, लेकिन 144 नहीं लगाना है, उसमें बताया है कि रिमेनिंग कितना बचना चाहिए। ये यही कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में डाल देते हैं, लेकिन सही आंसर आपका क्या है, 151। ठीक है, समझ में आ गया। जिसको अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि निम्नलिखित में से 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी है। तो 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताना हमको कि जो पूर्ण वर्ग भी हो रही हो। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, बस आपने संख्या पद्धति जो पढ़ा हुआ है उसी में से आपको देखना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको मालूम है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। ठीक है, 9999, और जब हमको ऑप्शन में दिख भी रहा है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वह होता है जो इसका अंडर रूट निकाला जा सके। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग वैसे भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट पता चलता है कि 4 अंकों की ये है, इसका नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो होगा 9999 के बाद अगली संख्या जो हमको प्राप्त होती है वो होती है 10,000। ठीक है, और 10,000 जो है ये इसका जो रूट अगर हम निकाला जाए तो ये किसका होता है, 100 का वर्ग होता है। ठीक है, अब 100 का वर्ग जब होता है तो ये 5 अंकों की हो जाती है। ये कितने अंकों की दिख रही है हमको, 5 अंकों की है। ठीक है, और ये कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। मतलब कि यहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसके जस्ट पहले वाली कोई संख्या होनी चाहिए। तो ये 100 का वर्ग अगर ये है तो इसके नीचे एक नीचे कौन सा आएगा हमारा एक नीचे पे आएगा 99। अगर हम 99 का वर्ग करके देखें तो हमको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 99 मल्टीप्लाई 99, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, करके देखते हैं। 9 नाम 81 का 1 हासिल का 8, 9 नाम 81, 81 और 8 89। ठीक है, और फिर से वही होगा तो गुणा हो जाएगा, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 108 और 9, 9801। यह वह संख्या होगी जो 4 अंकों की सबसे बड़ी और पूर्ण वर्ग भी है। देखिए ऑप्शन में ये 9801 भी हमको मिल रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ये। अब देखो 99 का वर्ग है, इसके अगर नीचे पूछा जाता तो फिर क्या आता है, 98 का वर्ग आता है, फिर 97 का आता है, लेकिन इसने पूछा सबसे बड़ी किसका होगा, 99 का वर्ग ही होगा। तो ये एक प्रकार का लॉजिकल क्वेश्चन था जो संख्या पद्धति से पूछा जा रहा है। इसमें 4 अंक और 5 अंकों का हमको विशेष ध्यान देना है। तो 5 अंकों की जो 10,000 थी
वो 100 का वर्ग है, तो उससे जस्ट पहले वाली कौन सी होगी, 99 का वर्ग, जो 4 अंकों की है। तो उसको हम करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न जो है ये द्विपद प्रमेय और घातांक का लग रहा है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये घातांक वाला है कि यदि m और n दो धन पूर्णांक हैं, यदि m और n दो धन पूर्णांक दिख रहे हैं तथा यदि m की घात n बराबर 36 है तो n की घात m बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, बहुत सिंपल सा है, ये तो देखते ही से बन जाना चाहिए वैसे क्वेश्चन, पर ठीक है उन बिगिनर्स के लिए है ये। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है, m और n दो धन पूर्णांक है, मतलब दिया गया है कि m की घात n बराबर 36। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेते हुए चलते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। तो m की घात n बराबर 36 दिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट निकाल सकते हैं इसका। तो 6 की घात 2 बराबर क्या होता है, 36। अब इसको हम जब कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, m बराबर 6, m की वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है, और n की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है। अब हमको यहाँ से m और n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब उसने जो पूछा उसको हम कर लेते हैं। उसने जो पूछा है वो पूछा है n की घात m बराबर क्या होगा। तो n कितना दिया है, 2, तो 2 की घात m कितना दिया है, 6, 2 की घात 6 बराबर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 2 गुणित 2, ये हमको निकालना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये निकालना है कि 2 की घात 6 कितना होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64। किसी कोई डाउट है क्या इसमें? आपको सिर्फ क्या करना है, कंपेयर कर देना है और m और n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और बढ़िया क्वेश्चन आया है कि ये भिन्न से संबंधित है, फ्रैक्शन से संबंधित है। इसमें मैं आपको 2-3 शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। निम्न में से कौन सी बड़ी है, ये तो आप कर लेंगे फटाफट, सरल सा है। तो इसके 3 मेथड हैं या 3 विधियों से हम इसको कर सकते हैं। किस प्रकार से इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं देखते हैं। आप इसको गौर से देखिएगा, तीनों में से जो विधि आपको अच्छी लगे उसकी प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम में उसको आप करेंगे तो आपको जल्दी से बन जाएगा। देखो, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर जैसे दो भिन्नों के बीच में तुलना दी गई है, ठीक है, तो इनको इस प्रकार के सवाल को जो है अधिकतर हम सॉल्व नहीं करते, इसको सिर्फ क्रॉस मेथड से करके देख लें कि किसका लगभग बड़ा आता है। तो इसके लिए क्या है, पहली मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई विधि। इसमें क्या करना है आपको, 16/25 गुणित 15/19। लेकिन यहाँ गुणा किसका होगा, 25 का 15 में होगा और 19 का 16 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भाग हमको मिल जाएंगे, एक मिलेगा 16 गुणित 19 कॉमा, और दूसरा मिलेगा आपका 15 गुणित 25। वैसे तो ये एलसीएम ही निकालना हो गया एक प्रकार से, लेकिन ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब सिंपल है, आप इसमें कंपेयर करके देख लो, गुणा करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है इसमें। 16 गुणित 19 बड़ा दिख रहा है आपको कि 15 गुणित 25 बड़ा दिख रहा है। तो जो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बड़ा दिख रहा है तो उसी तरफ की भिन्न जो है वो बड़ी होगी, मतलब कि 15/25 जो है हमारा 19 यह बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, ये पहली विधि हो गई, इसको हम क्रॉस करके देख सकते हैं। दूसरी विधि आप देखना, बहुत अच्छी विधि है और इसको अधिकतर उपयोग किया जाता है। जब इसमें से कौन सी बड़ी है उसका पता लगाने के लिए इसको हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हर एवं अंश का अंतर निकाल कर, हर एवं अंश का अंतर निकाल कर इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हर में से अंश को माइनस कर देंगे, मतलब कि सभी को क्या करना है,
घटा देना है। ठीक है, हर में से अंश को घटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, 8 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या किए, 13 में से 8 घटा दिए, और यहाँ पर क्या किए, 26 में से 19 को घटा दिए। ठीक है, अब जो भी हम घटा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो है अंश जो आ रहे हैं उसमें से उसको भाग करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे आंसर आएंगे यहाँ से, 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5, 13 में से 8 गए तो कितना आया 5, और 26 में से 19 गए तो कितना आया 7। अब ये जो हमारा आया है, इसको, ये जो हमारा आया इनको हम क्या मान लेंगे, इनको हम हर मान लेंगे, हर मानते हैं। ठीक है, अब अंश में हम इसका भाग देकर देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यह आएगा 3/5, 8/5, 19/7। ठीक है, अब इस प्रकार से जब ये आएगा तो यहाँ दिख रहा है कि 3/5 और 8/5 में से कौन सा बड़ा है, 8/5 बड़ा है। और एज कंपेयर 8/5 और 19/7 में से कौन सा बड़ा है, 19/7 सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, ये हो गई। देखो इसको मैंने हल नहीं किया अभी सिर्फ मैंने निकाला। अब ये तो इतना तो अंदाजे से हम लगा सकते हैं कि ये 19/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। चाहो तो इसको आप हल कर सकते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, अब थर्ड मेथड जो होती है आपकी एलसीएम वाली, वही में है, ये तीसरी विधि होती है। इसमें क्या निकाल लिया आपने, एलसीएम निकाला, कितना आया 35। ठीक है, ये कितना हो गया 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 8 ही 7 56, और ये क्या हो गया 19 पंचे 95। तो यहाँ आपको दिख रहा है ऑलरेडी सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहली विधि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरी है हर व अंश का अंतर निकाल कर भाग देने वाली। इसी में तीसरी विधि जो होती है, इसको नोट कर लेंगे, तीसरी विधि जो होती है वो है लघुत्तम समावर्तक निकाल कर हल करना। ठीक है, सभी का एलसीएम निकाल कर इसको हल कर सकते हैं। ये विधि जब अप्लाई करना है जब हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीज ऑर्डर में लिखा पूछा जाए, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में जब पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन देख लेंगे हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम का, उसमें ये विधि निकाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 विधि मैंने आपको बताई है, क्रॉस मल्टीप्लाई विधि, हर व अंश का अंतर निकालना, और लघुत्तम समावर्तक निकाल के हल करना। तीनों में से आप कोई सी भी विधि को अप्लाई कर सकते हैं। देखो पिछले में जो मैंने पूछा था उसमें तीसरी विधि कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि 6/5, 3/10, 4/15 और 19/25 को इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। तो हम जो तीसरी विधि थी, थर्ड विधि एलसीएम वाली, ठीक है, उससे हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। ये जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो तो एलसीएम ही लेना सबसे बेस्ट होता है। तो सीधी सी बात है, सबका एलसीएम ले लें हम, तो 5, 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 150। ठीक, कैसे 150 आएगा, देखिए 25 में किसी का भाग जाता तो 5 का जाता तो 5 एलिमिनेट हो गया, तो 25 सबसे बड़ी को लेके चल रहे हैं। 25 दूनी 50 किया, 50 में किसी का भाग जाता 10 तो 10 पे एलिमिनेट हो गया। अब 50 से 100 किया तो 15 नहीं जा रहा, 100 से 125 गया तो 10 का नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 150, 25 अट्ठे 150 होता है, 8 बार जाता है और इसमें ये चला जाएगा। ठीक है, इसको हम करके निकाल सकते हैं। अब 150 जो हमारा आया है इसको हम निकाल लें, तो 5 से ये 150 कितने बार कट रहा है 6 बार, तो 6 गुणित कितना हो गया ये 30। ठीक है, 6 पंचे 30। फिर 10 से ये कितने बार कट रहा 15, यानी 3 गुणित 15। ये कितने बार कट रहा है 10, यानी 4 गुणित 10। और ये कितने बार कट रहा है 25 छिक्का 150, यानी 19 गुणित 6। ठीक, इसको हल करके देखें तो ये कितना आ रहा है 180, ये कितना आ रहा है 45,
ये आ रहा है 40 और ये कितना आ रहा है 114। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? ये, उससे छोटा ये, फिर ये, और फिर मतलब कि इसको ऑर्डर में लगा लें हम तो 180, 100। अच्छा, बढ़ते क्रम में लगाना है ना, कि सबसे छोटा वाला लगाना है, तो 40, फिर उससे बड़ा कौन सा आ गया 45, फिर उससे बड़ा 114 और उससे बड़ा 180। अब इन भिन्नों की क्रमांक यहाँ लिख लें, तो 4/15, उससे बड़ा फिर आपका 3/10, उससे बड़ा आपका 19/25, और सबसे बड़ा जो आ रहा है वो आ रहा है 6/5। तो ये एलसीएम से हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आप मेरी कि आपको मेरे ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी प्रकार से मैं और वीडियो और सॉल्व क्वेश्चन आपको भेजता जाऊंगा। अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको चाइल्ड पेडागॉजी और जो आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको करा दूं। तो इसी आशा के साथ कि आप घर में सुरक्षित रहिए, इस लॉकडाउन में चिंता होने की कोई बात नहीं है। आप घर में बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो अध्यरित की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आगे की परीक्षा या पढ़ाई के लिए। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।